हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम टू कॉस्मोस क्लासेस। दिस इज अभय खेड़िया। मैं सभी बच्चों का हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं और मेरी तरफ से सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। चलिए आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली हम पढ़ रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशंस, जो कि हमारे 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर है, ठीक है ना। सो अभी तक हमने क्या कि ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट है, बस एक टॉपिक रह गया है, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, ठीक है ना, जिसको हम हेनरीज लॉ बोलते हैं। हेनरी लॉ की मदद से हम पढ़ते हैं। उसके अलावा हमने सब कुछ पढ़ लिया है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। सो बेसिकली आज का मेरा सेशन है आप लोगों को सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड, कि भाई अल्टीमेटली हम न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करेंगे, कि जब आपका वांट ऑफ फैक्टर भी कंट्रीब्यूशन में आ जाए, कब आप वांट ऑफ फैक्टर के बारे में सोचेंगे, कब आप एब नॉर्मल क्वालिटी का फॉर्मूला सोचेंगे, ये सब सोचने के बारे में, कि भाई क्वेश्चंस को देख के आपका दिमाग ट्रिगर करे। बेसिकली हमारा सेशन आज उसी पे है। सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर नंबर 11 ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, ठीक है, जो कि हमारा 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर है। सो एक बार मैं आपको थोड़ा रिवाइज कराऊं। सो बेसिकली हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। सो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज? एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं, बेसिकली ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का एडवांस पार्ट है, कि भाई क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। दोस प्रॉपर्टीज आर नोन एज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए कि भाई आपने जो सॉल्यूट ऐड किया, वो जब आपने सॉल्वेंट में डाला तो वो सॉल्यूट जाके फर्दर डिसोसिएट कर जाए या फिर फर्दर एसोसिएट कर जाए, तो बेटा हो सकता है उसके कारण सॉल्यूट पार्टिकल्स की क्वांटिटी या तो बढ़ जाएगी या तो कम हो जाएगी। तो उसके कारण क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज भी हमारी चेंज हो जाएंगी, एंड दैट फिनोमिना इज नोन एज एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। कि भाई आपने जो सोचा बट आपकी जो एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट आए वो डिफरेंट आए। आपने थ्योरेटिकली निकाला, भाई आपने वांट ऑफ फैक्टर को कंट्रीब्यूशन लिया, आपने थ्योरेटिकली निकाला, और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो है वो आपका डिफरेंट आए। तो दैट फिनोमिना इज नोन एज एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। और एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में वो सॉल्यूट का डिसोसिएशन और एसोसिएशन को कंसिडर करने के लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है हमारा वांट ऑफ फैक्टर, जिसको हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है बताऊंगा आपको। एंड बेसिकली दिस वाज योर फोर प्रॉपर्टीज, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, दैट वाज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसका फॉर्मूला था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। तो बेसिकली आपका जो भी डिसोसिएशन एसोसिएशन हो रहा है वो सॉल्यूट कर रहा है, तो वो जो वांट ऑफ फैक्टर का फैक्टर आई है, उस आई को आप सॉल्यूट के मोल से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके कारण ये एक्सप्रेशन थोड़ा मेरे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो मैंने आपको जो रिकमेंड किया है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अगर आपको क्वेश्चन में मोल्स का डेटा दिया है, मास का डेटा दिया है, तो मैंने आपको रिकमेंड किया है कि आप एक्सप्रेशन यूज करेंगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल्स टू आई इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इनफैक्ट एक एक्सप्रेशन और लिख सकता हूं मैं आप लोगों के लिए, आप याद करिए। मैंने आपको इसी एक्सप्रेशन को पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, इसी एक्सप्रेशन को मैंने मोलालिटी की टर्म्स में बताया था बेटा, कि गलती से क्वेश्चन में कंसंट्रेशन आपको मोलालिटी के टर्म्स में दे दिया। इसी का एक्सप्रेशन एक और था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। यहां पे क्या था आपका, यहां पे आपके पास था मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000। ये एक्सप्रेशन हमने पहले किया हुआ है, बस ध्यान रखिए बेटा। मोलालिटी में क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट न्यूमरेटर में रहता है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे आई फैक्टर को ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका एक्सप्रेशन दूसरा एक्सप्रेशन हो गया, आई इंटू मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000, नीचे 1000 है, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन आपको मोलालिटी के रेफरेंस फॉर्म में था, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है अगर मैं आपसे जेई लेवल के क्वेश्चंस की बात करूं तो, ठीक है ना। बाकी तीन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में आपके मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर ही आते हैं, तो बेसिकली आई का फैक्टर आपका डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज आई इंटू के बी इंटू एम, आई इंटू के एफ इंटू एम, दैट इज डेल्टा टी एफ, और पाई इक्वल्स टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। सिमिलरली मैंने आपको आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की कंडीशन बता दी बेटा। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जब दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो। अब ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो, इट मीन सीआरटी की वैल्यू ज्यादा हो, बट सीआरटी की वैल्यू मत करो, अब उसको आईसीआरटी की वैल्यू बराबर हो। सो कैन आई से दैट ऐसे सॉल्यूशन जिनका I1C1 इक्वल्स टू I2C2 हो। और ध्यान रखें आप लोग, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो होंगे सर जो डिसोसिएट नहीं करते, विच डज नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट, उनके लिए आई का वैल्यू कितना होगा, 1 बेटा। एग्जाम्पल जैसे कौन, जैसे कि ग्लूकोज जो आपको दिखेंगे, यूरिया, सुक्रोज, ये सभी कॉमन टर्म्स हैं जो आपको मिलेंगे बेटा, जिसको आप समझ पाओगे भाई ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं करते, जिसके लिए आई का वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 है, जो कि हमने पहले कवर किया था।
बट मैंने वहाँ पे बात नहीं करता, जब मैं इनिशियल लेक्चर्स में आपसे बात करता था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, तब मैं इस चीज़ को बोलता नहीं था बस, ठीक है ना। और क्या टर्म आ सकता है, शुगर, ठीक है ना। दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच डज नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट इन योर सॉल्वेंट, ठीक है ना। चलिए, और आई का जो कैलकुलेशन है आप निकाल सकते हैं फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि जिनका डिसोसिएशन हो रहा है, फॉर्मूला था I इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, वेयर अल्फा इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। n का वैल्यू क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में देगा नहीं बेटा, n का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। व्हाट इज n? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन। तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है डिसोसिएट होने के बाद कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बना रहा है, दैट इज n, ठीक है ना। जैसे KCl में n का वैल्यू कितना हो गया 2, MgCl2 n का वैल्यू कितना हो गया 3, ठीक है ना। सो बेसिकली n का वैल्यू आपको नोन है, प्लीज इस पार्ट को आप लोग ध्यान रखें। इस पैरामीटर में I और अल्फा ही अननोन है, तो क्वेश्चन में अल्फा देगा तो I पूछेगा, I दिया होगा तो अल्फा पूछेगा, ये दोनों दिया होगा तो अल्टीमेटली आपसे दोनों को यूज करके आप I निकाल के, मतलब अल्फा देगा आप I निकाल के फिर आपको प्रॉपर्टी में यूज करना पड़ेगा। सो बेसिकली द ओनली पैरामीटर विच इज अननोन इज I एंड अल्फा, ठीक है ना। और इसी केस में जब एसोसिएशन हो रहा हो, सॉलिड पार्टिकल्स कंबाइन कर रहे हो, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कम हो रहे हैं, तब आई का फॉर्मूला था y इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाय n माइनस 1 इनटू अल्फा, वेयर अल्फा इज अगेन डिग्री ऑफ एसोसिएशन, सॉरी एसोसिएशन। और n का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज के टर्म्स में देगा कि दैट पर्टिकुलर सॉल्यूट डाइमराइजेस, डाइमराइजेस मींस दो सॉल्यूट पार्टिकल्स कंबाइन करें तो n का वैल्यू कितना हो गया 2, ट्राइमराइजेस तो n का वैल्यू कितना हो गया 3, हेक्सामराइजेशन, हेक्सामराइजेशन दैट इज n का वैल्यू कितना हो गया 6। तो बेसिकली आपको समझ में आ जाएगा कि n का वैल्यू कितना है, ठीक है। अगेन दिस n इज नोन, ये नोन है मेरे को, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में आपको या तो हो सकता है ये पार्ट आपसे हो सकता है क्वेश्चन में आपको एक तरह से अननोन भी कर सकता है, डिपेंडिंग आपको क्वेश्चन में बोल सकता है कि भाई यहाँ पे पॉलीमराइजेशन हो रहा है, सो फाइंड द एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना। और आपको आई और अल्फा क्वेश्चन में ऑब्वियसली गिवन होगा, ठीक है। चलिए, सो आज का जो मेरा सेशन है इज टोटली फोकस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स, कि आज मैं आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में पूरे चैप्टर को आपको समराइज करूं, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया है क्वेश्चन को रीड करें। 1.17% W/V solution of NaCl is found to be isotonic with 7.2% W/V solution of glucose. Calculate degree of dissociation and want of factor of NaCl. क्या पूछा बेटा आपसे? नो डाउट सर, NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि डिसोसिएट कर रहा होगा। तो क्वेश्चन में आपसे NaCl का आपसे क्वेश्चन में I भी पूछ रहा है एंड अल्फा, ये दोनों चीज आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। चलो, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट आई को कैलकुलेट करने के लिए उसने आपको एक इंफॉर्मेशन दिया, क्या कि ग्लूकोज एंड NaCl फॉर्म्स एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर आपके पास एक सॉल्यूशन NaCl का है, दूसरा सॉल्यूशन आपका ग्लूकोज का है, ठीक है ना। NaCl की कंसंट्रेशन आपको दी है 1.17% W/V और इसकी कंसंट्रेशन दी है आपको 7.2% W/V, ठीक है ना। इसका आई आपको अननोन है बेटा, ये आपको नहीं पता, यही तो नहीं पता आपको, ये तो निकालना है, लेकिन इसका आई मेरे को पता है 1, और आपको कंडीशन दी कि बेटा ये पाई 1 है तो पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2, ये क्वेश्चन में दिया है पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2, दिस इंप्लाइज क्या दिया आपको क्वेश्चन में कि I1 C1 इक्वल्स टू किसके बराबर है, C2 के बराबर, बिकॉज इसके लिए I2 का वैल्यू कितना है 1 ग्लूकोज के लिए, ठीक है ना। सो ये पार्ट आपको क्लियर है। अब आपको क्वेश्चन में आई निकालना, लेकिन अब ये क्वेश्चन आसान तो नहीं है भाई, मैं आपको डायरेक्टली C1 दे देता बेटा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इनफैक्ट मैंने रखा है आगे के लिए, बट सेशन की शुरुआत में एक अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा। C1 आपका होता है मोलैरिटी में, मोल्स पर लीटर में, मोलैरिटी कैपिटल M में, कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर, यहाँ पे कंसंट्रेशन आपको परसेंटेज W/V में दी है, कैसे करें सर। अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, जिसका कंसेप्ट ये रहता है कि आपको जो गिवन कंसंट्रेशन टर्म है बेटा, जो गिवन कंसंट्रेशन टर्म है, अगेन आई एम रिपीटिंग, जो गिवन कंसंट्रेशन टर्म है उसके रेस्पेक्ट में आप अज्यूम करो। अब गिवन कंसंट्रेशन टर्म क्या है बेटा, 1.17% W/V। व्हाट इज परसेंटेज W/V? इट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो आप अज्यूम क्या करेंगे बेटा, इन ऑर्डर टू गो फॉर इंटर कन्वर्जन, लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेट से मैं NaCl के लिए ट्रीट कर रहा हूं, लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैंने अज्यूम कर लिया, आप कुछ भी लिख सकते हो बट मैं 100 ml लेता हूं बेटा, बिकॉज जो मेरा फॉर्मूला है परसेंटेज W/V का, इट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो जैसे 100 लिया तो ये 100 और वो न्यूमरेटर ऊपर वाला 100 कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूट विच इज NaCl यहाँ पे कितना हो गया आपका 1.17 ग्राम हो गया।
अब इसको बस हो गया, अब आपका परसेंटेज W/V को भूल जाओ। अब आपके सामने ये दो इन्फॉर्मेशन है, आपसे पूछा जाए बेटा मोलैरिटी निकालना है, तो क्या मोलैरिटी निकालना डिफिकल्ट पार्ट है क्या? तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हमको नहीं पता क्या? मोलैरिटी क्या होती है बेटा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास पता है तो क्या मोल्स नहीं निकाल सकते? हाँ सर निकाल सकते हैं। सो इट इज 1.17 डिवाइड बाय NaCl, NaCl का मोलर मास कितना हो जाएगा बेटा? 23 प्लस 35.5 NaCl, 23 प्लस 35.5, सॉरी इनफैक्ट याद भी है तो बहुत अच्छी बात, विच इज 58.5 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना लिया था हमने? 100 ml, सो दैट इज 100 डिवाइड बाय 1000, कन्वर्ट हो गया। ऑन द सिमिलर बेसिस ग्लूकोज भी हमको कंसंट्रेशन क्वेश्चन ने परेशान करने के लिए ग्लूकोज की कंसंट्रेशन भी हमको दी है इन परसेंटेज W/V, तो इसको भी आपको मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है। तो अगेन आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml मानेंगे तो मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा? 7.2 ग्राम। तो बेसिकली मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए? 7.2 अपॉन ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180, याद रहे तो बहुत अच्छी बात। डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स व्हिच इज 100/1000। अब दोनों को बराबर कर दो, अब आप ये कंडीशन लगा दो। सो आई थिंक मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि हमने क्या किया, क्वेश्चन को कैसे कॉम्प्लेक्स कर सकता है। आपको हो सकता है क्वेश्चन में कंसंट्रेशन को डायरेक्टली मोलैरिटी में ना दे और आपको परेशान करे, तो बस अब आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दे। सो बेसिकली सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट क्या है भाई कि पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2 है, देयरफॉर I1C1 इक्वल्स टू C2, बिकॉज यहाँ पे दूसरा वाला नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। I1 का वैल्यू हमको निकालना है जो कि NaCl का है। C1 का वैल्यू कितना है NaCl के लिए? 1.17, 1.17 डिवाइड बाय 58.5। बेटा देखो ये 100 और ये 1000 में कैंसिल हो जाएगा, 1/10 है तो इंटू 10 हो जाएगा। सो ये इंटू 10 इज इक्वल्स टू, इसके लिए I2 का वैल्यू तो 1 है, C2 कितना हो गया बेटा ग्लूकोज का? 7.2 डिवाइड बाय 180 और अगेन वहां पे इंटू 10 हो जाएगा, तो ये इंटू 10 तो कैंसिल बेटा, स्वाहा। तो देयरफॉर I1 का वैल्यू कितना आ गया? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7.2 और 180 सब कैंसिलेशन वाले प्रॉब्लम्स है ना, वैल्यूज बहुत सिंपल और अच्छी आएंगे आपको लोग लिए, तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। 7.2 इंटू 58.5 डिवाइड बाय 180 इंटू 1.17, ये वैल्यू सब सॉल्व हो जाती है बेटा, कैलकुलेशन करोगे तो 1.17 का 5 टाइम्स है आपका 58.5, ठीक है ना, तो सब सॉल्व हो जाता है, बट मैं स्टिल मैं टाइम बचाऊंगा। तो 7.2 इंटू 58.5 ये हो गया आपका दिस, डिवाइड बाय 180 डिवाइड बाय 1.17, सॉल्व करके आता है 2। तो भाई इतनी प्यारी वैल्यू आई, दैट इज 2। तो बेटा एक पार्ट तो सॉल्व हो गया। देयरफॉर वांट ऑफ फैक्टर ऑफ NaCl कितना हो गया बेटा? 2। बट क्वेश्चन में अल्फा भी पूछा है, आई आपने निकाले, अब अल्फा निकाल लो। सो फॉर NaCl आई इक्वल्स टू क्या हो गया? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। भाई NaCl डिसोसिएट करता है, ठीक है ना। सो आई का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में? 2 आया सॉल्व करके। 1 प्लस n का वैल्यू कितना होगा बेटा? n का वैल्यू कितना होगा आपके लिए? n इज गोइंग टू बी 2, बिकॉज NaCl जब टूटेगा तो 2 मोल्स में टूटेगा, एक Na प्लस Cl माइनस में, तो n का वैल्यू कितना हो गया? 2। 2 माइनस 1 इंटू अल्फा। सो बेसिकली दिस इंप्लाइज अल्फा का वैल्यू सॉल्व करके कितना आ गया? 1। देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू कितना आ गया? 100%, ठीक है ना। देयरफॉर अल्फा कितना हो गया? 100%। तो दैट इज ऑल दिस अबाउट दिस क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बट इस क्वेश्चन को देने का तरीका, पर्पस क्या था? पहली बात आपको बताना कि कब आप I1, कब आप वांट ऑफ फैक्टर के बारे में सोचेंगे, जब आपका क्वेश्चन में इलेक्ट्रोलाइट हो, ठीक है ना। और दूसरी बात, आपको क्वेश्चन में कंसंट्रेशन जरूरी नहीं कि आपको परसेंटेज और आपको हमेशा मोलैरिटी में दे। सो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आपको किसी भी कंसंट्रेशन टर्म को इंटर कन्वर्ट आपको आता हो करना, जो कि हमने फर्स्ट सेशन के दौरान किया था, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। हर एक क्वेश्चन अब अच्छे हैं बेटा, आप क्वेश्चंस को पढ़ो, इंटरप्रेट करो, ट्राई टू कम टू सम पॉइंट कि भाई आपको चीजें समझ में आए कि आपको कैसे सोचना है क्वेश्चंस में, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या दिया देखो, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन बेंजीन। आय हाय, ये केस इंपॉर्टेंट है, स्पेशल केस था क्या यार। यहाँ पे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे दी वैसे नेक्स्ट लाइन में, बट स्टिल ये याद होना चाहिए, जेई वाला आपको इंफॉर्मेशन नहीं देगा। 1 molar solution of carboxylic acid in benzene shows the elevation in boiling point of 1.518 Kelvin। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन में दिया है
डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसकी वैल्यू दी कितनी 1.518, चाहे केल्विन हो चाहे डिग्री सेल्सियस हो, फर्क नहीं पड़ता। द डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ डाइमराइजेशन ऑफ एसिड इन बेंजीन, अब बेटा यहाँ पे आपसे अल्फा पूछ रहा है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो बेसिकली आपसे पूछ रहा है अल्फा, और क्वेश्चन में दे दिया है कि सिंस डाइमराइजेशन हो रहा है, यही वाला इंफॉर्मेशन देगा क्या, नहीं देगा। यह मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है कि बेंजीन और फिनॉल, ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड बेंजीन, इन बेंजीन एज अ सॉल्वेंट दे अंडरगो डाइमराइजेशन, देयरफॉर n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू कितना हो गया 2, और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है अल्फा। ना इन ऑर्डर टू कैलकुलेट अल्फा, आपका दिमाग ट्रिगर को कहीं ना कहीं से आई मिल जाए तो बेटा टेंशन क्या, बिकॉज आई के एक्सप्रेशन में आपको एन पता है, आई पता लग जाए तो आपको अल्फा मिल जाएगा। तो बेसिकली आपका दिमाग ट्रिगर कर रहा है कि कहीं ना कहीं मैं इंफॉर्मेशन की मदद से आई निकाल पाऊंगा। अब आई कैसे निकालोगे आप, आपको क्वेश्चन में उसने एक कैलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू निकाल के दिया है कि आपको पता है कि डेल्टा टी बी इक्वल्स टू क्या होता है, आई इंटू के बी इंटू एम। मोलैलिटी दी है क्वेश्चन में बेटा, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दी क्वेश्चन में, वन मोलैलिटी दी है, ठीक है ना। तो डेल्टा टीबी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया 1.518, आई का वैल्यू निकालना है, केबी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, केबी इज अ कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, बेंजीन सॉल्वेंट है, उसका केबी का वैल्यू दिया है इतना 2.53 इनटू मोलैलिटी क्वेश्चन में क्या है 1, तो फॉर आई का वैल्यू कितना आ गया, इट इज 1.518 डिवाइड बाय कितना हो गया 2.53, कितना है सॉल्व करके 0.6, कितना अच्छा वैल्यू आई है। अभी आपसे क्वेश्चन में आई नहीं पूछा है बेटा, ध्यान रखें, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन में पूछा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अल्फा पूछा है। अब ध्यान रखें, इन केस ऑफ एसोसिएशन मैंने आपको आई का दूसरा फॉर्मूला रिकमेंड किया याद करने का। एसोसिएशन के केस में आई का फॉर्मूला क्या बन जाता है, आई इक्वल्स टू 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू अल्फा, ये बन जाता है फॉर्मूला। और आपसे क्वेश्चन में यही अल्फा ही तो पूछा है, बस अब सॉल्व कर लो। आई का वैल्यू क्वेश्चन में सॉल्व करके कितना है 0.6 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/n, n का वैल्यू कितना है 2 माइनस 1 इंटू अल्फा, बिकॉज डाइमराइजेशन हो रहा है। सो 0.6 माइनस 1 कितना हो गया 0.4 माइनस में इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1 कितना हो गया आपका माइनस 0.5 इंटू अल्फा, देयरफॉर अल्फा हो गया आपका 4/5, देयरफॉर डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना हो गया 4/5 इंटू 100 कितना आ गया 5 8 जो 40 80%, यही आपका आंसर है 80%। देखिए ठीक है, सबको क्लियर है क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैसे आपको सोचना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। आपके दिमाग में चीजें स्टार्ट हो जानी चाहिए, चलना ट्रिगर करना स्टार्ट होना चाहिए बेटा, कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या कैसे आप क्या निकालना चाह रहे हो, मतलब होता ना कि दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए। यार अल्फा पूछा है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन की मदद से आई निकाल पा रहा हूँ मैं, बिकॉज मेरे फॉर्मूले में आई आता है टर्म, कहीं भी जाओ किसी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एक्सप्रेशन आई आता है, तो हो सकता है इन्फॉर्मेशन की मदद से मैं आई निकाल लूंगा और उस आई की मदद से अल्फा निकाल लूंगा। और ये क्वेश्चन में देगा नहीं बेटा, जेई वाला क्वेश्चन में देगा कि आपका यहाँ पे कि बेंजीन को, सॉरी, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में डालते तो डाइमराइजेशन होता है, ये इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन बेंजीन में आई थिंक जेई वाला नहीं देगा, ठीक है, बिकॉज ही इज एक्सपेक्टिंग कि आपको कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपको पता हो। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट XY2। अगेन आपसे क्वेश्चन में अल्फा पूछ रहा है किसका, एक इलेक्ट्रोलाइट का, जो कौन है XY2, ठीक है ना। थोड़ा पावर का आज फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो आई थिंक पावर हमारा कैमरा भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, बट स्टिल आई थिंक वीडियो इज गोइंग ऑन स्मूथ, तो मैं इसको रिकॉर्डिंग को नॉर्मली रखूंगा, ठीक है ना। सो आई विल नॉट स्टॉप एंड सो बेसिकली ही इज आस्किंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो बेसिकली आपसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, आपसे अल्फा पूछा गया है, एक इलेक्ट्रोलाइट का जिसका आपको क्वेश्चन देखो, देखो बहुत अच्छा पार्ट है इस क्वेश्चन में। एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका नाम है कुछ XY2, जिसका नॉर्मल मोलर मास, आपको इसका मोलर मास दिया कितना 164 इन वाटर, इसका नॉर्मल मोलर मास आपको दिया है। इफ द ऑब्जर्व्ड मोलर मास बाय मेजरिंग इन अ बॉइलिंग पॉइंट इज 65.6, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन में इसका ऑब्जर्व्ड मोलर मास दिया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास, एक क्वेश्चन में ऑब्जर्व्ड मोलर मास दिया है, उसने कोई एक्सपेरिमेंट किया, बॉइलिंग पॉइंट वाला एक्सपेरिमेंट किया, और उसकी मदद से उसने ऑब्जर्व्ड मोलर मास, एक्चुअल मोलर मास निकाला।
अब आई का मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था, क्या आपको लग रहा है कि मोलर मास के रेस्पेक्ट में आपके पास एक फॉर्मूला और था आई का? क्या आपको लग रहा है क्या? हाँ सर, आपने एक फॉर्मूला बताया था, विट वॉज, बेटा देखो आई का, मैं अगेन आपको रिवाइज करा रहा हूँ, मेरे को एक ही चीज याद है, मेरे को याद है आई का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन एसोसिएशन के बाद जो मोल्स हैं, तो मेरे को बेटा फॉर्मूला देखो, मैं आपको दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ कि मेरे को बेटा एग्जाम टाइम मैं इतने सारे फॉर्मूले रिवाइज नहीं करता, बट मेरे को एक फॉर्मूला पता है कि आई इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद कितने मोल्स हो गए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। अब बेटा जब वो डिसोसिएट नहीं किया, दैट इज व्हाट, मतलब वो जो मोल्स है दैट इज अकॉर्डिंग टू नॉर्मल मोलर मास, लेकिन डिसोसिएट कर गया तो मोलर मास बढ़ गया, कुछ भी हो गया। सो बेसिकली आई का फॉर्मूला क्या बन जाता है यहाँ पे, मैं रिवाइज देखो, मास तो कंजर्व्ड है अपॉन आफ्टर डिसोसिएशन जो नॉर्मल मोलर मास होता है उसी को बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, या इसी को बोलते हैं ऑब्जर्व्ड मोलर मास, या उसी को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल मोलर मास अपॉन W अपॉन जो नॉर्मल मोलर मास है बिफोर डिसोसिएशन को बोलते हैं नॉर्मल मोलर मास। तो बेटा जब ये रेशियो में डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा तो रेशियो क्या बन जाएगा बेटा, इट इज गोइंग टू बी नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल या एबनॉर्मल, मैं टर्म्स बता रहा हूं बेटा। ऑब्जर्व्ड मोलर मास कितना एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंटल मोलर मास या एबनॉर्मल मोलर मास, कि मोलर मास यार होना चाहिए था नॉर्मल इतना बट ऑब्जर्व इतना हुआ, दैट इज एबनॉर्मल मोलर मास। देयरफॉर आई कैन कैलकुलेट आई, नो नॉर्मल मोलर मास क्वेश्चन में दिया है बेटा 164, हो सकता है क्वेश्चन में नॉर्मल मोलर मास ना दे और आपको कोई इलेक्ट्रोलाइट लिख दे, लेट्स से NaCl, तो उसका नॉर्मल मोलर मास तो आप निकाल पाएंगे, बट ऑब्जर्व मोलर मास आपको क्वेश्चन में अगर देना होगा तो देना ही पड़ेगा उसको। नॉर्मल मोलर मास एक तरह से नोन पैरामीटर है, यहाँ पे सॉल्यूट सिंस उसने रैंडम कोई सॉल्यूट लिख दिया है XY2, इसलिए नॉर्मल मोलर मास क्वेश्चन में दिया है, अदरवाइज क्वेश्चन मोलर मास तो देगा नहीं आप लोगों को, ठीक है ना। आपसे मान के चलता है कि आप मोलर मास निकालेंगे, लेकिन ऑब्जर्व्ड मोलर मास अगर क्वेश्चन में आपको आई निकलवाना है तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास तो क्वेश्चन में इसको देना ही पड़ेगा। सो इट इज गोइंग टू बी 65.6। कितना आ गया आई सॉल्व करके बताइए। आई यूज अ कैलकुलेटर बट आप लोग इसको कैलकुलेशन को कर सकते हैं, 164 डिवाइड बाय 65.6, आई का वैल्यू आया सॉल्व करके 2.5, बट क्वेश्चन में आई पूछा है क्या, नहीं, क्वेश्चन में पूछा आपसे अल्फा, ठीक है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट XY2 इलेक्ट्रोलाइट है और क्वेश्चन में आपसे इसका अल्फा पूछा गया है ना, उसके लिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 3, जब ये टूटेगा तो y 1 मोल ऑफ x और 2 मोल्स ऑफ y भी टूटेगा तो n का वैल्यू कितना होगा 3, टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कितने हो गए 3। सो देयरफॉर सिंस डिसोसिएशन यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, देयरफॉर I का फॉर्मूला कौन सा यूज करूं बेटा, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। क्वेश्चन में I का सॉल्व करके मेरे को वैल्यू मिल गया था 2.5, पीछे निकाला था जस्ट अपन ने, 1 प्लस n माइनस 1 कितना हो गया 3 माइनस 1 इंटू अल्फा। सो 2.5 माइनस 1 कितना हो गया 1.5 और ये 2 इंटू अल्फा हो गया, देयरफॉर अल्फा आ गया 1.5 डिवाइड बाय 2, देखो परसेंटेज अल्फा आ गया 1.5 इंटू 100 डिवाइड बाय 2, तो हो गया 150 डिवाइड बाय 2, सो 150 डिवाइड बाय 2 हो गया तो 75% हो गया, तो देखो परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका हो गया 75% है, वो करेक्ट आंसर मैच कर रहा है। सभी क्वेश्चंस मैं आपके सामने पहली बार सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, मैंने इस क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व नहीं किया है, सिर्फ आपके सामने डायरेक्टली सॉल्व कर रहे, देखिए हमारा आंसर मैच कर रहा है, मैंने बुक से क्वेश्चन उठाए और डायरेक्टली पुट ऑन करे, दिस क्वेश्चंस आर ऑल न्यूमेरिकल्स आर फ्रॉम द नरेंद्र अवस्थी, प्रॉब्लम्स इन जेईई बाय नरेंद्र अवस्थी। सो मैंने डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो आप देखिए कितना अच्छा लगता है कि भाई हमारे आंसर मैच कर रहे हैं, बिकॉज हमारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, ऐसे ही कंसेप्ट आपको भी स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When 36 ग्राम ऑफ a solute having the empirical formula, अब देखो क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग, बस क्वेश्चन सब एक है बेटा, बस पूछने का तरीका अलग, आपके भाई आपकी बेसिक्स को चेक कर रहा है क्वेश्चन, बस कुछ नहीं। When 36 gram of a solute having the empirical formula CH2O is dissolved in 1.2 kg of water, the solution freezes at minus 0.93 डिग्री सेल्सियस। सो बेसिकली ये जो पार्ट दिया है आपको, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिया, TF दिया है कितना, माइनस 0.93 डिग्री सेल्सियस। और ध्यान रखें यहाँ पे इसने बता दिया बेटा सॉल्वेंट क्या है, वाटर, तो वाटर के केस में बेटा आपको T0F पता है, आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट पता है कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो बेसिकली आपको दिस इंप्लाइज डेल्टा TF पता है, इट इज T0 F minus TF, so it is 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 0.93, पॉजिटिव वैल्यू आती है
सो इट इज 0.93 डिग्री सेल्सियस। ये आपके पास डेल्टा टीएफ आ गया। ध्यान रखिए डेल्टा टीएफ क्यों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो डेल्टा टीएफ क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो 0 0 माइनस माइनस प्लस हो गया, सो इट बिकम 0.93 डिग्री सेल्सियस। ठीक है सर। आपसे पूछा व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सॉल्यूट, आपको सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। देखिए आपके दिमाग में थोड़ी बहुत चीजें चलना चाहिए। क्या डेल्टा टीएफ की मदद से, अब आपको क्वेश्चन में दिया है एक सॉल्यूट है CH2O। अब ध्यान रखें यहाँ पे कुछ वॉन्डर फैक्टर के बारे में बात नहीं किया, अल्फा के बारे में बात नहीं किया। एंड सिंस इट इज एन ऑर्गेनिक सॉल्यूट, ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट इन वाटर। सो मान के चलिए इसलिए आई का वैल्यू कितना हो गया 1। तो डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू KF इंटू एम। KF का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वाटर के, जिसके लिए M आप निकाल लोगे। जैसे आपको मोलालिटी पता लगेगी तो मोलालिटी में आपको एक्सप्रेशन में एक ही चीज अननोन है। देखिए 36 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, मोलालिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास पता है 1.2। क्या चीज अननोन है बेटा, आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आपको इसको सॉल्व करके आपको मिल जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखो मैं आपको सोचना स्टार्ट कर रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ गया, लेकिन अगेन आपको पूछा क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आपको याद है क्या, आपने पढ़ा होगा बेटा जब इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो बेसिकली आप कैसे भी करके इस एक्सप्रेशन को यूज करके डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, इसको सॉल्व करके, इसको ऑन सॉल्विंग हम यहाँ से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे। ठीक है ना। अब मेरे को CH2O क्या है, ये इंपेरिकल फॉर्मूला है। ये कौन सा फॉर्मूला है, इंपेरिकल फॉर्मूला। देखो कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, इंपेरिकल फॉर्मूला पता है, देयरफॉर मेरे को इंपेरिकल मास पता है, इंपेरिकल मास। तो देयरफॉर यहाँ पे एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं एन। तो कैन आई कैलकुलेट फ्रॉम मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास जिसको मोलर मास बोलते हैं, अपॉन इंपेरिकल मास, इसकी मदद से एक टर्म आता है एन, और उस एन को आप अपने इंपेरिकल फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाता है। ये चीज आपने याद करी, वहां पे किया हुआ है। कहाँ पे, जब आप फर्स्ट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट, हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करते हैं। क्वेश्चन पहले आप इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते थे, फिर उसकी मदद से इंपेरिकल मास निकालते थे। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मॉलिक्यूलर मास दिया होता था, तो वहां से टर्म निकालते थे एन विच इज मोलर मास बाय इंपेरिकल मास, कि इंपेरिकल मास कितना टाइम्स मोलर मास से ज्यादा है। तो वहां से आपको एक कांस्टेंट टर्म एन मिलता था। इस टर्म को आप इंपेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दो, मान लीजिए एन का वैल्यू 2 आया, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा, C2H4O2। ठीक है ना। चलिए लेट्स सॉल्व, अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन में देयरफॉर नाउ सॉल्विंग करते हैं अपन। अब कंसेप्ट हो गया, डेल्टा टीएफ का वैल्यू है 0.93, केएफ का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, इनफैक्ट वाटर के लिए याद रहे तो बहुत अच्छी बात, इट इज 1.86 इनटू मोलालिटी ऑफ, तो मोलालिटी कितनी आ गई 0.93 डिवाइड बाय 1.86, 0.5, देयरफॉर मोलालिटी कितनी आ गई 0.5। व्हाट इज मोलालिटी, मोलालिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है ना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया बेटा, 36 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया, तो 36 डिवाइड बाय मोलर मास इसका पता नहीं, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है बेटा वाटर कितना 1.2 kg। ये वैल्यू किसके बराबर है आपके 0.5 के बराबर, जो सॉल्व करके मोलालिटी आई। तो 36 बाय 1.2 m इज इक्वल्स टू 0.5। दिस इंप्लाइज मोलर मास सॉल्व करके कितना आ गया आपका, सो डायरेक्टली सॉल्व करूंगा, सो आई गेट 36 डिवाइड बाय 1.2 डिवाइड बाय 0.5, सॉरी 36 डिवाइड बाय 1.2 डिवाइड बाय 0.5, 60। तो मोलर मास कितना आ गया 60। देयरफॉर n एक टर्म निकालते थे हम विच वाज मॉलिक्यूलर मास, जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आता है, डिवाइड बाय इंपेरिकल मास जो कि इंपेरिकल फॉर्मूला से आता है। अब मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 60, इंपेरिकल मास कैसे निकालेंगे बेटा, आपको क्वेश्चन में इंपेरिकल फॉर्मूला दिया है कितना CH2O। तो देयरफॉर इंपेरिकल मास कितना हो गया बेटा 12 प्लस हाइड्रोजन कितना हो गया 2 14, और 14 प्लस कितना हो गया 16, कितना हो गया 20 और 30। तो इंपेरिकल मास कितना हो गया 30, ले ये कितना है 2। तो देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है बेटा। ठीक है ना। अभी सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये सब सिंपल आपका बस मोल कॉन्सेप्ट है। मैं एक पेज और ऐड कर ले रहा हूँ कि आपको जब आंसर की मिले, देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका होता था, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है अच्छे से, इट वाज
इम्पेरिकल फॉर्मूला, वो इम्पेरिकल फॉर्मूला अल्टीमेटली ये जो n है, ये n ये बता रहा है ना कि आपका मॉलिक्यूलर मास कितना टाइम ज़्यादा है इम्पेरिकल मास से। वही चीज़ वो n को आप इम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दो। सो बेसिकली CH2O को आप 2 टाइम्स कर दोगे तो फॉर्मूला क्या बन गया C2H4O2। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है बच्चा, देखो मैं आपको मेरा सेशन लेने का पर्पस ही यही कि आपको दिमाग में चीज़ों को सोचना शुरू करें। जरूरी नहीं है जो आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, इस सेम क्वेश्चंस आपके आएंगे बेटा। एग्जामिनर क्वेश्चंस को कुछ भी डेटा को मिस कर सकता है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। अल्टीमेटली द कंसेप्ट बिहाइंड दिस कि आप इन कंसेप्ट को अप्लाई कर पाए, यही बस हमको सीखना है यार, कि किसी भी क्वेश्चन हम चीज़ों को सोच पाए। बस कुछ भी पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे मोल कंसेप्ट का इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंसेप्ट यूज कर लिया, हो सकता है वो कुछ और चैप्टर का कुछ और चीज यूज करा है आपसे, ठीक है ना, गैस स्टेट का कुछ पार्ट लिंक कर दे, बट अल्टीमेटली आप वहां तक पहुंच तो पाओ। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज आल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एक बहुत अच्छा है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है तो मैं आपको चैप्टर क्वेश्चन बोल दूं अच्छा है। अब यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यूज होती है जो कि आई थिंक आपको विद द पीरियड ऑफ टाइम जब आप एक चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तो आपको बाय डिफॉल्ट पता लग जाएगा। बट अगर अभी नहीं पता तो अभी आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दी हुई है। बट जेई वाला अगेन इतनी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में नहीं देगा। क्या इन्फॉर्मेशन? जैसे क्वेश्चन में दिया है एक कॉम्प्लेक्स इज रिप्रेजेंटेड एज COCl3 COCl3 XNH3 का x टाइम्स ऑफ NH3। ठीक है ना, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं, हो सकता है अभी आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी ना हो तो आपको बता दूं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम की दो वैलेंसी होती है, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी और एक होती है आयोनाइजेशनल वैलेंसी और एक नॉन आयोनाइजेशन वैलेंसी। तो जो ब्रैकेट के अंदर वैलेंसी लिखी जाती है दैट इज कॉल्ड इट्स नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी, और जो ब्रैकेट के बाहर होती है दैट इज कॉल्ड इट्स आयोनाइजेबल वैलेंसी। कितने एटम्स उसके कितने आयन्स उसके आयोनाइज कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको क्वेश्चन में दिया है कि 0.1 मोलर सॉल्यूशन इन वाटर शोज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.558 केल्विन। तो बेसिकली क्वेश्चन में आपको देखा जाए तो एक इंफॉर्मेशन क्या दी है आपको, डेल्टा टीएफ क्वेश्चन में दिया है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया है 0.558 केल्विन। क्वेश्चन में केएफ ऑफ वाटर भी दे रखा है जो कि हमको नो डाउट याद भी रखना है, दैट इज 1.86। अज्यूमिंग 100% आयोनाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, बेसिकली आपको अल्फा का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया 100/100, क्वेश्चन में आपको अल्फा का वैल्यू क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है, एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इज 6, कोबाल्ट इज 6, देन फाइंड द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या है? नाउ व्हाट डू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर पर ये होता है कि भाई आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है जो कि हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट जहाँ पे कोबाल्ट है, उस कोबाल्ट को कितने चारों तरफ से कितने लोगों ने कितने लिगेंड्स ने घेरे, तो बोलते हैं लिगेंड्स। सो बेसिकली मींस ब्रैकेट के अंदर उसकी 6 वैलेंसी होनी चाहिए। अभी के लिए इतना मत दो कि ब्रैकेट के अंदर कोबाल्ट के अलावा 6 लोग प्रेजेंट होना चाहिए, दैट इज व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर में ज्यादा डीप में जाऊंगा बिकॉज वो चैप्टर हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी आप मान के चलिए कि ब्रैकेट के अंदर टोटल 6 एटम्स होना चाहिए। ठीक है ना, क्या मेरी बात क्लियर है कि भाई आपके अंदर कोबाल्ट के साथ यहाँ पे जो भी कुछ है यहाँ पे 6 टाइम्स होना जरूरी है। दिस इज बेसिकली योर कोऑर्डिनेशन नंबर। ये 6 आपका यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है ना, अब आपसे आपको फॉर्मूला पूछा है, आप देखिए बेटा आपको डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, और क्वेश्चन में मोलालिटी भी दिया है आपको, क्वेश्चन में मोलालिटी भी दी है 1.1। ठीक है ना, देखिए आपको इतना समझ आ रहा है कि डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम को यूज करके मैं आई निकालूंगा। मैं उस आई की मदद से, अब क्वेश्चन में आई पता है आपको अल्फा था, तो बेसिकली आप क्या पता कर लेंगे एन का वैल्यू। नो व्हाट इज एन? एन क्या होता है कि भाई पार्टिकल कितने मोल्स में टूट रहा है, कितने मोल्स में टूट रहा है आफ्टर डिसोसिएशन, और वही आपको मदद कर देगा कि भाई अल्टीमेटली इसका मोल इसका फॉर्मूला कौन सा है। भाई आपको एन पता लग गया तो आप इन ऑप्शंस को चेक करके बता लोगे कि भाई जैसे मान ले पहले वाले केस में एन का वैल्यू कितना है 4, भाई अंदर वाला ब्रैकेट के बाद तो टूटता नहीं है। सो पहले वाले केस में एन का वैल्यू कितना है 4, एक ब्रैकेट प्लस Cl3 का टोटल मोल्स कितने हो गए एन का 4। सेकंड वाले केस में एन का वैल्यू कितना है 3, और थर्ड वाले केस में एन का वैल्यू कितना है 2। सो बेसिकली आप आई निकालेंगे पहले, क्वेश्चन में अल्फा पता तो आप एन निकाल लेंगे, और यही एन आपको जब निकाल लोगे तो आपको पता लग जाएगा आपके मॉलिक्यूलर फॉर्म आपका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला कितना है। बिकॉज बी वाले के केस में आपका एन का वैल्यू कितना आ रहा है 3 आ रहा है,
सो अगर आप हमको चेक करना है कि हमारा एन का वैल्यू 3 आ रहा है नहीं, बिकॉज आंसर तो मेरे को पता है आपके सामने रखा हुआ है, बट क्वेश्चन को आप जब सॉल्व कैसे करेंगे एग्जामिनेशन टाइम, ठीक है ना। सो लेट्स प्रोसीड करेंगे। तो सिंस वी नो दैट डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू होता है आई इंटू के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ क्वेश्चन में कितना दिया आपको, क्वेश्चन में इट इज 0.558। आई का वैल्यू नहीं पता सर, के एफ का वैल्यू क्वेश्चन में दिया 1.86, मोलालिटी दिए 0.1। सो यहाँ से आई अगर अपन निकालें, सो इट इज 0.558 डिवाइड बाय 0.186, सॉरी 3। दिस इंप्लाइज आई का वैल्यू 3। अभी आई का वैल्यू 3 है, बट ध्यान रखना अभी आगे मत बढ़ना, ये आई का वैल्यू 3 है, अभी आई से डिसाइड नहीं हुआ है। अब डिसाइड आप करोगे एन की मदद से कि सिंस वी नो दैट आई इक्वल्स टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। क्वेश्चन में आई का वैल्यू क्वेश्चन में 3 सॉल्व करके आया, 1 प्लस एन का वैल्यू तो हमको निकालना है, और अल्फा क्वेश्चन में दिया है 1, बस इसी कारण हो सकता है क्वेश्चन में एन का वैल्यू 1 ना दे। एन माइनस 1 प्लस 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो देयरफॉर एन का वैल्यू भी कितना आ गया, 3 आ गया। सिंस एन का वैल्यू 3 है, व्हाट इज एन, इट इज नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स व्हाट डू एन, भाई एन पहले बता चुके, व्हाट इज एन, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विच इज आफ्टर डिसोसिएशन, जो डिसोसिएशन के बाद आपके मोल्स आते हैं। सो एन का वैल्यू 3 आ रहा है। किस केस में आपका एन का वैल्यू 3 है बेटा, देखो अंदर वाला कॉम्प्लेक्स नहीं टूटता, मैंने आपको बताया। तो फर्स्ट वाले केस में एन का वैल्यू कितना है आपको, फर्स्ट वाले केस में एन का वैल्यू कितना है 4, इसके लिए एन का वैल्यू कितना है 4, इसके लिए एन का वैल्यू कितना है 3 बेटा, और इसके लिए एन का वैल्यू कितना है नेक्स्ट वाले केस के लिए 2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कितना हो गया, बी वाला, ठीक है ना। सो दैट इज हाउ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। और इसके लिए कॉन्सेप्ट यूज होता है थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, जो कि आप थोड़ा बहुत जब पढ़ लेंगे चैप्टर को तो आपको चैप्टर क्वेश्चन और अच्छा समझ में आएगा, बट स्टिल यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन राइट नाउ, बिकॉज ये टर्म हमने बहुत बार यूज किया है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो अंदर वाली वैलेंसी होती है, ये वाई है लेट्स से, तो ये जो अंदर वाली वैलेंसी दैट इज नॉन आयोनाइजेबल, ये नहीं टूटती, ये आयोनाइज नहीं करती, और जो बाहर वाली वैलेंसी है ये आयोनाइज करती है। तो उसके रेस्पेक्ट में आपको एन का वैल्यू कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो भाई एक क्वेश्चन और सॉल्व करें। भाई मैं तो आज क्वेश्चन आंसर सेशन रखा हूँ, हमारा वक्त कितना हो गया सेशन को करे, 37 मिनट्स हुए हैं। सो लेट्स प्लान इट फॉर अगेन मोर 15 मिनट्स, जितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर सके। सो 0.1 मोलर aqueous solution of electrolyte AB3 is 90% ionized। 0.1 मोलर aqueous solution of electrolyte AB3, इलेक्ट्रोलाइट है जिसका नाम है AB3, जो कि aqueous solution मीन्स आपका सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, इस 90% आयोनाइज्ड मीन्स आपको अल्फा का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में, आपको उस इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा का वैल्यू कितना दिया 0.9, आपको इलेक्ट्रोलाइट क्या दिया AB3। AB3 क्यों दिया आपको लिख के, इससे n का वैल्यू पता लग रहा है 4। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एट 1 atm इज, आपसे क्वेश्चन में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपसे क्या पूछा जा रहा है बेटा, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है टीबी, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है टीबी, ठीक है, टीबी पूछा जा रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एट 1 atm इज। अब हमको ये पता है कि टी नॉट बी, हमको पता है कि टी नॉट बी हमारा बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, ये हमको पता है क्वेश्चन में, विच इज अगेन 373 केल्विन। क्या ये पता है हमको डेटा, बिकॉज सॉल्वेंट हमारा क्या है बेटा, हमारा सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एट 1 atm हमको पता है कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, विच इज 373 केल्विन, ये डेटा हमको पता है। तो बेटा आप सोचो, आपके दिमाग में क्वेश्चन में ट्रिगर करना चाहिए सर, कहीं ना कहीं मैं डेल्टा टी बी इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू एम का यूज करूंगा, और वहां से डेल्टा टी बी के वैल्यू निकाल लूंगा। और डेल्टा टी बी क्या होता है, टी नॉट बी माइनस टी बी, ध्यान रखें डेल्टा टी बी होता है टी नॉट बी माइनस बी, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए टी नॉट बी माइनस टी बी इक्वल्स टू, निकाल के देखो, बस मेरे को टी नॉट बी पता है, टी बी मेरे को निकालना है, ठीक है ना। अब आपको पता है नाउ, आप एक्सप्रेशन यूज करेंगे कि सर डेल्टा टी बी इक्वल्स टू होता है आई इंटू के बी इंटू एम। अब क्वेश्चन में आपको आई निकालना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन में आई की बात करी कि वो जो जो चीज है वो इलेक्ट्रोलाइट, वो डिसोसिएट कर रही है। तो आई कैसे निकालेंगे बेटा, अब आई निकालना स्टार्ट करते हैं। आई इक्वल्स टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा, क्वेश्चन में आई निकालना है 1 प्लस एन का वैल्यू कितना हो गया बेटा, ए बी थ्री इलेक्ट्रोलाइट है, ए बी थ्री जब डिसोसिएट करके किसमें टूटेगा बेटा, ए प्लस प्लस थ्री बी माइनस, देखो एन का वैल्यू कितना हो गया 4,
टोटल मोल्स कितने बन रहे हैं, A प्लस प्लस 3B माइनस, टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं 4, सो इट इज 4 माइनस 1 इंटू अल्फा, अल्फा भी दिया कितना है 0.9, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, 3 इंटू 0.9 क्या होगा 9 3 27 तो 2.7, सो देयरफॉर आई का वैल्यू कितना आ गया 1 प्लस 2.7, सो कितना आ गया 1.27। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इस आई को यहाँ पे यूज करना है अपने को, ध्यान रखें। नाउ डेल्टा टीबी से हमको कहीं से मिल जाए, यही तो चाहिए, बिकॉज ये डेल्टा टीबी मिल गया तो हमको बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा। आई का वैल्यू कितना है 1.27 इंटू के बी का वैल्यू, के बी ऑफ वाटर, बिकॉज सॉल्वेंट क्या है हमारे पास वाटर, क्वेश्चन में दिया आपको 0.52 इंटू एम, एम का वैसे मोलालिटी क्वेश्चन में दिया है कितना दिया 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन 0.1, तो देयरफॉर डेल्टा टीबी का वैल्यू कितना आ गया बच्चा पार्टीज। मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर भाई, मैं तो टाइम वेस्ट नहीं कर पाऊंगा अभी कैलकुलेशन में, बिकॉज मेरा मुद्दा, मेरा पर्पस यहाँ बैठ के आपको कंसेप्ट सिखाना है, ना कि कैलकुलेशन। कैलकुलेशन भाई आप लोग होशियार बच्चे हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। 0.0, सो इट इज 0.0664, ठीक है ना, जिसको मैं अप्रॉक्सीमेटली अगर कैलकुलेशन को कम करके 0.065 लिख लेता हूँ बस, सॉरी 65 नहीं 67 लिख लेता हूँ, ठीक है, फिर 66 ही लिख लेते हैं बस, खत्म, इतना ही लिख लेते हैं। तो व्हाट इज डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी टी नॉट बी माइनस टीबी, बच्चा पार्टी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें, इट इज 0.066, नॉट टी नॉट बी, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो कि वाटर है, जो कि हमको पता है 100 डिग्री सेल्सियस। सिंस ऑप्शन में आपको आंसर केल्विन नहीं दिए तो आप भी केल्विन वाला लिख लो, ठीक है ना। सो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया 373 माइनस टी बी इक्वल्स टू 0.066, तो दिस इम्प्लाइज टी बी कितना हो गया आपका 373 माइनस 0.066 कितना आ गया 373 माइनस 0.066 भाई आ रहा है 372.934, देयरफॉर डेल्टा टी बी कितना आ गया, इट इज 372.934 केल्विन। ठीक है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट हमारा सॉल्यूशन का बढ़ता है ना, सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी सॉरी अपन यहाँ पे गलती कर दी ना भाई, बॉइलिंग पॉइंट हमारा सॉल्यूशन का बढ़ता है, तो मैंने यहाँ पे गलत मल्टीप्लाई कर दिया ना, सो डेल्टा टी बी बिकम्स टी बी माइनस टी नॉट बी, सॉरी इट इज टी बी माइनस टी नॉट बी ना यार, इक्वल टू 373। क्वेश्चन में आपको टी बी पूछा है, टी नॉट बी आपको पता है कितना -373, सॉरी, और ये वैल्यू कितनी है सॉल्व करके 0.066 इज इक्वल्स टू 0.066, देखो टी बी कितना हो गया 373 प्लस 0.066 कितना आ गया, इट इज 373.06, ठीक है ना, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ गया, ठीक है ना। तो 373.06 होना चाहिए वैसे, बट आई थिंक द करेक्ट ऑप्शन जो मैच कर रहा है आपके ऑप्शन के आसपास, दैट इज 373.19 केल्विन, ठीक है ना, बट मेरे ख्याल से ऑप्शन आपका एकदम करेक्टली मैच करना चाहिए था। 4 माइनस 1 3, 3 9 3 27, 27 का 2.7, तो 1 प्लस 2.7 1.27, ठीक है, ये भी सही है। सो 1.27 इंटू 0.52, ठीक है, इंटू सॉल्यूशन का प्रेशर कितना है 0.1, एकदम एग्जैक्ट मैच करना चाहिए, बट आई थिंक मैंने अप्रॉक्सीमेशन ले लिया है, ठीक है ना, कितना आएगा 1.27 इंटू 0.52 इंटू 0.1, सॉल्व करके कितना आ रहा है 0.06604 ही आ रहा है, जिसको मैं प्लस 373 लिखूं, ठीक है ना, आई थिंक ये राउंड ऑफ करके हमारा आंसर यहाँ पे 373.19 आ जाएगा, बिकॉज आपके बाकी ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहे हैं दूर दूर तक, ठीक है ना। तो द ओनली ऑप्शन विच इज क्लोज टू योर आंसर इज दैट इज 373.19 केल्विन, ठीक है ना। सो आई थिंक आपका ये आंसर आपका कहीं ऊपर हो सकता है, कैलकुलेशन में आगे पीछे कुछ हो गया हो, ठीक है, फिर ऑप्शन में शायद तक आंसर गलत हो, ठीक है। चलिए, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बहुत सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों को जो पढ़ा हुआ है, बट क्वेश्चन में एक पार्ट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 0.1 molar NaCl and 0.05 molar BaCl2 solutions are separated by a semi-permeable membrane in a container। तो बेसिकली ये वाला डायग्राम जो मैंने आपको पहले बनाया था, ये आपके पास एक कंटेनर है, ये चलो ना बॉक्स बनाते हैं बढ़िया वाला, ठीक है ना, और अपन थोड़ा सा बढ़िया शानदार बॉक्स डायग्राम बनाए, तो डायग्राम बनाने का मजा ही अलग आता है, ठीक है।
सो बेसिकली ये आपके दो सॉल्यूशंस हैं। पहला कौन सा सॉल्यूशन है आपका, ये 0.5 मोलर NaCl, और दूसरा सॉल्यूशन है आपका कौन सा है, इट इज 0.05, सॉरी NaCl की कंसंट्रेशन को क्वेश्चन में दी कितनी, 0.1 मोलर, और दूसरा सॉल्यूशन दिया आपको क्वेश्चन में 0.05 मोलर BaCl2 एंड दे बोथ आर सेपरेटेड बाय अ SPM। ये क्या है, हमारी सेमी पेरियम मेम्ब्रेन। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइनली हमारा मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, बेसिकली सॉल्वेंट पार्टिकल्स कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं। सो आपको पता है बेटा सॉल्वेंट व्हाट इज अ मूवमेंट, सॉल्वेंट क्या होता है, मूवमेंट व्हाट इज ऑस्मोसिस, when there is a movement of solvent particles from low concentration to high concentration. Movement of what is osmosis, what is the phenomena of osmosis, there is a movement of solvent particles from low concentration to high concentration, या फिर जिसको बोल सकता हूँ जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है टू ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका ज्यादा है। अब 0.51 मोलर आप बोलोगे सर हमारा मूवमेंट होगा फ्रॉम BaCl2 टू NaCl, बिकॉज BaCl2 की कंसंट्रेशन क्या है 0.05 और NaCl की कंसंट्रेशन 0.1। गलत है बेटा, अगर आप ऐसे चेक करें तो गलत है। ध्यान रखिए बेटा NaCl BaCl2 दोनों के दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। कुछ नहीं बोला तो दोनों के लिए अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 1, तो दोनों के लिए आई का वैल्यू कितना हो गया बेटा, इसके लिए आई का वैल्यू कितना हो गया 3, इसके लिए आई का वैल्यू कितना हो गया 2। भाई अल्फा का वैल्यू 1 है तो अल्फा आई इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, अल्फा का वैल्यू 1, तो n 1 1 कैंसिल हो गया तो बचा बेसिकली n। तो NaCl टूटेगा तो n का वैल्यू कितना है 2, और BaCl2 टूटेगा तो n का वैल्यू कितना है 3। सो बेसिकली इसके लिए अगर आप चेक करेंगे तो इसके लिए NaCl के लिए आपका कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, इट इज 0.1 इंटू 2 कितना हो गया 0.2, और BaCl2 के लिए आपका कंसंट्रेशन कितनी बन जाएगी आपके लिए, इट इज 0.05 इंटू 3, नो इट हैज बिकम 15 बट इट इज 0.15। अगेन कंसंट्रेशन किसकी कम है, BaCl2 की 0.15 और 0.20, किसकी कंसंट्रेशन कम है आपकी BaCl2 की। देयरफॉर सॉल्यूट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन सिंस BaCl2 वाले कंसंट्रेशन में कम है, इसकी कंसंट्रेशन कम है, देयरफॉर सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करेंगे फ्रॉम BaCl2 टू NaCl सॉल्यूशन। सो करेक्ट ऑप्शन बिकम्स बी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, पहली बात वाटर मूव कर रहा है, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा नहीं एक्वा सॉल्यूशन लिखना चाहिए था, वाटर फ्लोज के बजाय लिख सकता था सॉल्वेंट फ्लोज फ्रॉम BaCl2 टू NaCl लिख सकता था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने इस क्वेश्चन में 0.05 या 0.1 मोलर को देख के आंसर नहीं किया है, मैंने क्वेश्चन में पहले NaCl और BaCl2 के सिंस अल्फा की बात नहीं करी, तो दोनों का मैंने अल्फा 1 मानते हुए, दोनों को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मानते हुए मैंने दोनों का आई निकाला, विच इज नाउ I इक्वल्स टू 1 2 and I इक्वल्स टू 3। देयरफॉर इसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी बन गई बेटा, I1 इंटू C1 विच इज 0.1 इंटू 2 कितना आ गया 0.20, इसमें कंसंट्रेशन कितनी बन गई 0.05 इंटू 3 विच इज 0.15। फिर देखा कि सर इसकी कंसंट्रेशन कम है, देयरफॉर इन ऑस्मोसिस सिंस सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, तो देयरफॉर यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो कि वाटर है इट विल मूव फ्रॉम BaCl टू NaCl, द करेक्ट आंसर बिकम डेम्स बी। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या आप लोगों ने इनिशियल कंसंट्रेशन को देख के तो आंसर नहीं किया, नहीं सर गलत हो जाता, यहाँ पे इनिशियल से भी और फाइनल से भी आंसर सेम आ रहा है, बट जरूरी है क्या, नहीं भाई, हो सकता है इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर नीचे घुमा फिरा के आपको कंफ्यूज कर सकता था, ठीक है। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन, इन ऑब्जर्वेशन बहुत सारी थी हमको जो सीखने को मिली। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द इक्यूमोलर कंसंट्रेशन, दोनों की इक्यूमोलर मीन सबकी कंसंट्रेशन क्या है बराबर है, यूरिया BaCl2 AlCl3, क्या सबकी कंसंट्रेशन बराबर है तो क्या सबका ऑस्मोटिक प्रेशर भी बराबर होगा, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर होता है CRT, नहीं सर गलत है, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है सर पाई इक्वल्स टू होता है ICRT, तो जिसका I इंटू सी का फैक्टर ज्यादा उसका उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। अब C तो सेम है, तो जिसका I ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। अब यूरिया के लिए तो I का वैल्यू 1 है, सिंस कुछ नहीं बात किया तो बेटा इसके लिए I का वैल्यू कितना हो गया 4, इसके लिए I का वैल्यू कितना हो गया 3, अल्फा इज कंसीडर्ड टू बी 100% डिसोसिएटेड, तो किसके लिए I ज्यादा है, AlCl3 की ज्यादा है, तो I का फैक्टर ज्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो गया। सो बेसिकली द AlCl3 का ज्यादा एज कंपेयर टू BaCl2 का ज्यादा एज कंपेयर टू यूरिया। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन को घुमा रहा हूं, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इक्यूमुलर सॉल्यूशंस ऑफ यूरिया ग्लूकोज, लेट्स लिख देते हैं यूरिया ग्लूकोज एंड सुक्रोज, सबका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर, बिकॉज कंसंट्रेशन भी बराबर, सबके लिए I का वैल्यू भी कितना है 1, तो सबके लिए I भी बराबर, तो बेटा सबका ऑस्मोटिक प्रेशर भी बराबर, तब यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट कहीं नहीं होगा, बिकॉज सब जगह सॉल्यूट पार्टिकल की कंसंट्रेशन क्या है बराबर।
मैंने बोला बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो अगर इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया ग्लूकोज सक्रोज लिखता तो बेटा ग्लूकोज सक्रोज यूरिया सबके लिए आई का वैल्यू 1, सबकी कंसंट्रेशन बराबर है तो सबका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर, तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स विल नॉट टेक प्लेस ड्यू टू ऑस्मोसिस। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं अपन। सिर्फ क्वेश्चन, आज सिर्फ क्वेश्चन सेशन है। टाइम हो चुका है हमारा कितना, सेशन 15 मिनट्स हो चुका है। लेट्स सॉल्व 2 मोर क्वेश्चंस, फिर हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। फिर आप लोग अपने डाउट्स मेरे पास लाओ। पुट योर डाउट्स ऑन माय टेलीग्राम चैनल दैट इज t.me/abhaychemistry, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड आई ट्राई टू कंपाइल ऑल द डाउट्स एंड कम विद यू इन यूट्यूब सेशंस अगेन लेटर ऑन। जब मैं आपके सभी डाउट्स को कंपाइल कर लूंगा, मेरे पास सफिशिएंट डाउट्स होंगे। ठीक है ना, चलिए। A 1% mass by volume KCl solution is ionized to the extent of 80%. So basically alpha दिया आपको 0.8. The osmotic pressure at 27 डिग्री सेल्सियस of the solution is. ये क्वेश्चन हमने किया है। बस फर्क क्या है, इस क्वेश्चन को जब मैंने आपको पहले कराया था तब मैंने आपको क्वेश्चन में कंसंट्रेशन परसेंटेज W/V में दी थी, बट वहां पे आई का फैक्टर नहीं था, बस यहाँ पे आई का फैक्टर आ गया। तो बेसिकली आपको पता है कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर का तो मेरे को सर एक ही फॉर्मूला पता है, आई पाई इक्वल्स टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। सर क्वेश्चन में टी पता है 300, आर पता है सर 1/12। आई भी हम क्वेश्चन में निकाल लेंगे बिकॉज KCl का अल्फा पता है और एन का वैल्यू पता है, तो आई भी हम निकाल लेंगे। द प्रॉब्लम विच कम्स इज कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन दी आपको परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज W/V में दी है। सो परसेंटेज W/V को आपको बस कन्वर्ट करना है किस पे, मोलैरिटी में। अभी थोड़ी देर पहले बताया बेटा परसेंटेज W/V दिया है तो आप क्या अज्यूम करोगे, टेक्निक क्या है, जो गिवन कंसंट्रेशन यूनिट है उसके रेस्पेक्ट में अज्यूम करो। सो परसेंटेज W/V में क्या होता है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को अज्यूम करो कितना 100, बिकॉज वो 100 कैंसिल हो जाएगा फॉर्मूले से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? देखो बच्चा, मैं आपका दिमाग खोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन में पाई पूछा है, नो डाउट। आई आप निकालोगे सर, आई कैसे निकालेंगे सर, आई इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा होता है। आई निकालना है 1 प्लस n का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, KCl है, देयरफॉर n का वैल्यू कितना हो गया 2। सो 2 माइनस 1 इंटू अल्फा कितना दिया 0.8। सो 1 इंटू 0.8 0.8, 1 प्लस 0.8 कितना हो गया 1.08। तो आई का वैल्यू कितना हो गया 1.8। द ओनली प्रॉब्लम इज नाउ सी क्वेश्चन में दिया आपको कंसंट्रेशन, दिया आपको किस में दिया आपको भाई कंसंट्रेशन, आपको क्वेश्चन में दिया है परसेंटेज W/V कितना दिया है, लेट्स से 1%। मैंने आपको बोला बेटा डेटा को किसके रेस्पेक्ट में अज्यूम करेंगे, जो गिवन कंसंट्रेशन यूनिट है। तो व्हाट इज परसेंटेज W/V, इट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आप क्या अज्यूम कर लो बेटा कि लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ml, देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 1 ग्राम। ठीक है ना, तो मैं अज्यूम बेटा, मैं आपको सिखा रहा हूं, लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ml, वो 100 कैंसिल हो गया, देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया आपका 1 ग्राम। बस अब आपका कन्वर्जन हो गया। अब आप भूल जाओ कि आपको कंसंट्रेशन परसेंटेज W/V में दिया। आप ये देखो कि आपके पास ये दो इन्फॉर्मेशन है कि आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट है, आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। क्या यहाँ से मोलैरिटी नहीं निकाल सकते यार हम? मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मास ऑफ सॉल्यूट पता है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है ml में, तो लीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देयरफॉर मोलैरिटी व्हिच इज C इज मोलैरिटी। मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा बेटा 1 ग्राम है, डिवाइड है मोलर मास ऑफ KCl में पोटेशियम हो गया 39 प्लस 35.5, कितना आ गया 74.5, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स, तो मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है, डिवाइड बाय 1000। सो बेसिकली ये आ गया, ये 100 कैंसिल हो गया, सो इट इज 10/74.5 मोलैरिटी। नाउ अब आप आई का वैल्यू यूज कर लो, आई इक्वल्स टू पाई इक्वल्स टू आपसे ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा है ना, सो पाई इक्वल्स टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। आई का वैल्यू सॉल्व करके कितना है हमारे पास 1.8 है ना, सी कितना आ गया मोलैरिटी में 10/74.5, आर का वैल्यू कितना होता है 0.0821, और टी कितना दिया 27 डिग्री सेल्सियस 300, यही है। ठीक है ना, मैं सॉल्व करके निकाल के देखता हूँ। सो इट इज 1.8, कैलकुलेशन बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट मैं स्टिल 0.0821 इंटू 300
डिवाइड बाय 74.5 सॉल्व करके आ रहा है 5.95। तो देखो 5 आ रहा है 5.95 किस में आएगा बेटा? यूनिट क्या रहेगी आपकी? एटीएम। सो लेट्स चेक द आंसर। अरे भाई साहब मजा आ गया, अपना आया 5.95, कैलकुलेटर यूज करके 5.94 भाई मजा आ गया। ठीक है ना? सो कंसेप्ट शुड बी वेरी मच क्लियर। हाउ दिस क्वेश्चन बिकम्स अ गुड क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है आपको परसेंटेज W/V में दिया है, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो बेटा। मैं आपको स्पेशल इंटर कन्वर्जन में ये फॉर्मूला मैंने लिखाया है कि मोलारिटी इक्वल्स टू परसेंटेज W/V इंटू 10 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब मैं इसको यू क्यों रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ सर, आप क्यों यूज नहीं कर रहे इसको? याद तो कराऊंगा बट मैं याद कैसे कराऊं भाई? इतने कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले हैं, कब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, कब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात, दैट इज वेल एंड गुड। बट स्टिल यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस कंसंट्रेशन टर्म्स, बिकॉज आपको क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ परसेंटेज W/V दे, कंसंट्रेशन को हो सकता है किसी और तरीके में दे दे, किसी और यूनिट में दे दे, तब आप क्या अटक जाओगे। इसलिए मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं कि आपको इंटर कन्वर्जन करना कैसे होता है। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है बेटा, प्लीज यू ट्राई दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क, क्योंकि पीपीटी के फॉर्म में आपको मैं अपलोड कर दूंगा सेशन। ठीक है ना? सो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क। मैं आपको ये क्वेश्चन एक्चुअली सिखाना चाह रहा था, मैं एक्चुअली इस पर्टिकुलर पार्ट में आना चाहता, ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। नाउ अगेन प्लीज इंक्लूड दिस पर्टिकुलर पार्ट इन माय एज अ लेक्चर नोट्स। इसको आप, इस क्वेश्चन को आप लेक्चर नोट्स में अपनी जरूर डालना। क्या है सर ऐसा ऐसा आपको क्या मजा आ रहा है आज के क्वेश्चन में बताने में? ठीक है ना? दिस क्वेश्चन वाज अ पार्ट ऑफ माय लेक्चर नोट, बट आई थिंक इसको क्यों ना क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछूं। वर्बली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपन। पहला क्वेश्चन दिया है कि x3y2 जिसका i का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है आपको, क्वेश्चन में 5 व्हेन रिएक्टेड विद A2B3 जो दूसरे वाले ब्रैकेट में है साइड y में, जिसका i का वैल्यू दिया 5 इन एक्वस सॉल्यूशन गिव्स ब्राउन कलर। ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, तो दोनों रिएक्शन के बाद कुछ ब्राउन कलर का बनाते हैं। Now both of them are separated by semi permeable membrane। दोनों को हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर रखा है। आपसे पूछ रहे ड्यू टू ऑस्मोसिस ब्राउन कलर कहां बनेगा? एक्स साइड बनेगा कि वाई साइड बनेगा? सोचिए, आंसर तो वैसे आपको पता है, बट सोचिए। देखिए, चाहे कुछ भी हो आई का वैल्यू, चाहे कुछ भी हो कंसंट्रेशन, जब X2Y3 A2B3 रिएक्ट करते हैं भाई, जब X2Y3 और जब A2B3 जब दोनों रिएक्ट करते तब हमको कोई ब्राउन कलर की स्पीशीज बनती है। अब बताइए, ड्यू टू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस से किसका मूवमेंट होता है? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। तो भाई एक्स से वाई या वाई से एक्स से कौन मूव कर रहा है? चाहे कुछ भी हो रहा बेटा ऑस्मोसिस। वैसे इनफैक्ट आपको पता है तो ऑस्मोसिस में आपके सॉल्वेंट पार्टिकल्स एक्स टू वाई भी जाएंगे, वाई टू एक्स भी जाएंगे। नेट मूवमेंट या तो आइदर एक्स टू वाई होगा या तो वाई टू एक्स होगा, वो मैं निकाल ही नहीं रहा हूँ। बिकॉज मेरा कंसेप्ट क्या लग रहा है यहाँ पे, कंसेप्ट ये है कि भाई ब्राउन कलर किसके कारण है? दो सॉल्यूट के रिएक्शन से, बट सॉल्यूट का तो मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। ऑस्मोसिस में सिर्फ मूवमेंट किसका होता है? सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। जो सेम एसपीएम है ये सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को मूव करने देता है। तो बेटा जब दोनों रिएक्ट ही नहीं किए तो काहे का ब्राउन कलर? तो ना ही एक्स साइड ना ही वाई साइड, कहीं पे कुछ नहीं बनेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है भाई? मैं कंसेप्ट क्या बोल रहा हूं कि सर ड्यू टू ऑस्मोसिस, सर ड्यू टू ऑस्मोसिस ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव। Therefore no reaction between, भाई रिएक्शन हो ही नहीं रही किनके बीच में? X2Y3 एंड A2B3 के बीच में। Therefore कहीं भी ब्राउन कलर आपका नहीं बनेगा, बिकॉज द रिएक्शन इज ड्यू टू द सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो कि मूव ही नहीं कर रहे हैं। ना तो एक्स से वाई जा रहा, ना वाई से एक्स जा रहा। सिर्फ सॉल्वेंट जो कि लेट्स से वाटर है, दिया है एक्वा सॉल्यूशन, वाटर मूव कर रहा है। तो वाटर मूव कर रहा है तो बेटा उसमें उसमें आपकी रिएक्शन कहां हुई? X2Y3 A2B3 रिएक्ट ही कहां किए? तो ब्राउन कलर कहीं नहीं बनेगा बेटा। जो तुम्हारा एक्स का कलर है एक्स का कलर रहेगा, जो वाई का कलर है वाई का कलर रहेगा। दिस इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट कि भाई आपको ये बताने के लिए कि ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स, उसको एक्सपेरिमेंटली आपको रियलाइज कराने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट एक तरह से कि भाई तुम दो सॉल्यूट ऐसे डाल दो जो आपस में रिएक्ट करके कलर देते हो, लेकिन आप क्या करोगे? दोनों को एसपीएम से सेपरेट करोगे, लेकिन उसके बाद भी चाहे जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो, यहाँ पे लॉजिक वो नहीं है कि दोनों की कंसंट्रेशन सर बराबर है इसलिए, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पे ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है इसलिए कलर नहीं बना, ये रीजन नहीं है।
यहाँ पे ऑस्मोसिस हो रहा होगा सर, या हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, बट सिंस ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं, तो सॉल्यूट जब रिएक्ट ही नहीं के कंबाइन ही नहीं है, तो काहे का रंग कलर, काहे का ब्राउन कलर। जेई का पूछा क्वेश्चन है, बट कुछ और था बस, यहाँ पे टर्म चेंज हो गई X2Y3, वहाँ पे कुछ और था, FeCl3 प्लस K4 एफिशिएंसी की रिएक्शन थी, कि एक तरफ FeCl3 का सॉल्यूशन है, दूसरी तरफ K4 एफिशिएंसी का सॉल्यूशन है, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते एक नया कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कलर ब्राउन कलर होता है। जेई का क्वेश्चन था, और जेई ने आपसे पूछा था बेटा, जेई वाला आधे बच्चे गलत भाई देखे, अरे इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा यहाँ रिएक्ट किए होंगे, दिमाग लगाने लगे बच्चे, काहे का कुछ हो गया, जब रिएक्ट ही नहीं करे, बिकॉज सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव ही नहीं करते हैं। So very good question, and I want everyone to write this concept in your notes कि भाई due to osmosis solvent particles move, so इनके बीच में कोई reaction ही नहीं हो पा रही है, therefore there is going to be none, कोई color ही नहीं होगा आपका, ठीक है ना। So there is going to be same color, x और y का जो initial color था वही color रहेगा जो भी था, ठीक है। चलिए, so that is all about from my side, और आप सभी बच्चे इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसका इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन के आंसर आते हैं। सो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आपका 2 है, और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का भी आंसर 2 है। So I want everyone to solve those questions. अगर कोई डाउट है तो प्लीज पुट मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल which is t.me/abhaychemistry, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको हमारे चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सो आई वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। मैं सेशन को और लंबा नहीं करता, बिकॉज इतना पढ़ाई तो सर हमसे होती ही नहीं है, इतना नॉन स्टॉप हम नहीं पढ़ते सर, ठीक है ना। सो आज की वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ, एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपके दिमाग को सोचना स्टार्ट हो, आपका दिमाग खुलना स्टार्ट हो जाए। मैंने पूरी कोशिश की आपके हर एक एंगल पे सोच सकें। सो लेट्स वाइंड अप द सेशन टुडे, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताओ कि भाई भाई सर आए हैं, पूरी एनर्जी से आपको केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए आया हूँ मैं आप लोगों को। एंड सून आई विल स्टार्ट विद 11th चैप्टर, 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स भी स्टार्ट करूंगा, जिसको मैं आपके जेई लेवल तक पढ़ाऊंगा आपको, जिसमें मोल कंसेप्ट में, इडियोमेट्री, कंसंट्रेशन टर्म्स में बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे अपन, ठीक है। चलिए, so see you again tomorrow. Till then, take care. Goodbye. Have a nice day. And please, everyone, please start making notes. Please start studying, and don't wait for your schools to start, because जब स्कूल स्टार्ट होंगे तो चैप्टर बहुत तेजी से कंप्लीट हो जाएगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत तेजी से पढ़ाई जाएगी, तो अब आपके चैप्टर, और आपको पता है केमिस्ट्री थोड़ी वास्ट है हमारी 12th स्टैंडर्ड की। सो प्लीज मेक श्योर आपकी इनिशियली आप थोड़ा टाइम देके चैप्टर को फटाफट वाइंड अप करो, सो दैट आपको आगे जाके आप यू शुड नॉट फील लोडेड, यार मेरे को सर ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। एटलीस्ट इनिशियल चैप्टर्स आप फटाफट निपटाओ, मैक्सिमम कवरेज अभी कोशिश करो, बिकॉज अभी आप थोड़ा फिर भी लाइट फील कर दोगे, बिकॉज आपके बाकी सब सब्जेक्ट्स में भी थोड़ा रिलेटिवली आपको ईजी रहता है। सो मे बी आप इनिशियली लाइट फील होंगे, तो आप इस लाइट को लाइट होने मत दो, स्टार्ट प्रिपेयरिंग हार्ड, मतलब आप स्टार्टिंग से मेहनत करो बहुत अच्छे से कि कल आपका एग्जाम है, एंड ट्राई टू कवर मैक्सिमम नंबर ऑफ चैप्टर्स, बहुत जल्दी चैप्टर्स को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो लेकिन एक बार में, ठीक है। चलिए, सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।